हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कक्षा 10, जो हमारा साइंस अध्याय 3 है। ठीक है, जिसमें हम धातु एवं अधातु अर्थात मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 9वीं कक्षा में इसमें बोला है कि पिछली कक्षा में हमने कई तत्व कई सारे तत्वों के बारे में पढ़ा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सारी कई सारी जो तत्व हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने देखा कि इसमें कहा कि आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो जब भी हमारे तत्व होते हैं तो या तो धातु होते हैं या तो हमारे अधातु होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है, कुछ गैसें हैं, इसमें धातु भी है, अधातु हैं। ऐसे हमारा आयरन, ये क्या है, धातु है। ठीक है, तो इन इसमें बोला है कि इस आधार पे हम उनके गुणधर्मों के हिसाब से उन्हें धातु एवं अधातु में बांटते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला कि आपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोग पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में कई सारे हम धातु एवं धातु के उदाहरण को दे सकते हैं। जैसे हमारे घर में जो हमारा थाली रहता है वो भी एक धातु है। ठीक है, कई सारे हमारे घर में लोहे के जितने भी हमारा यानी आयरन जो होता है, आयरन की बनी वस्तुएं होती हैं। कई सारे जैसे हमारा सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें भी गैसें होती है, एलपीजी गैस होता है। ठीक है, तो कई सारी हमारी चीज़ें हैं जो धातु एवं धातुओं से मिलकर ही बनी हैं। ठीक है, या तो वह धातु हैं या तो अधातु हैं। ठीक है, या तो वो उपधातु हैं इसके। तो आपने पढ़ा ही होगा उपधातु क्या होता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, तो आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है, हम इनके कुछ गुणधर्मों का विस्तार, ठीक है, करेंगे। ठीक है, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, धातु एवं अधातु का, वो है भौतिक गुणधर्म। ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो धातु, ठीक है, धातु इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलाप की सहायता लेते हैं। ठीक है, इसमें क्रियाकलाप दिया गया है, तो इसको आप कर भी सकते हैं, घर पे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आप कोई भी धातु ले सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़, आयरन हो गया, आयरन की जो चीज़, कोई भी चीज़, कॉपर ले सकते हैं, एलुमिनियम ले सकते हैं, तार भी कई सारे, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठा कीजिए। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं, इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें हम एक्टिविटी सारी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इनके गुणधर्म क्या होते हैं। तो आपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। ठीक है, देखा हमने कि जो धातु होती है, अगर उसको हम शुद्ध रूप में देखें, ठीक है, फ्रेश में देखें, अगर हम एकदम शुद्ध धातु को देखें, तो उसकी जो सतह होती है, सरफेस होती है, ऊपरी परत होती है, हम कह सकते हैं। ठीक है, वो कैसी होती है, चमकदार होती है। ठीक है, चमक उसमें होती है, शाइनिंग होता है। तो धातु के इस गुणधर्म को हम कहते हैं धात्विक चमक। ठीक है, तो पहला हमारा गुणधर्म क्या हो गया, यानी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, इनमें धात्विक चमक होता है। ठीक है, शाइनिंग होती है। ठीक है, मेटलिक शाइनिंग। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि आपने देखा होगा कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। तो ये तो बात सही है कि धातुएं जितनी भी होती हैं, अब क्या, अगर आप लोहे को आसानी से तोड़ सकते हैं या किसी भी प्रकार से आघातवर्ध कर सकते हैं, आसानी से। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना, इसलिए वो धातुएं होती हैं ये सॉलिड शेप में होती हैं। ठीक है, कठोर होती हैं। ठीक है, प्रत्येक धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। ठीक है, हर एक धातु एक जैसा तो होगा नहीं। जैसे कि हमारा सबसे कठोर में देखें, तो हमारा सबसे कठोर में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा आयरन हो गया। ठीक है, आयरन हो गया, ऐसी कई सारी धातुएं हैं जो कठोर अवस्था में, बहुत ज़्यादा कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत कम होता है। ठीक है, सॉरी, ये हाँ, उसके बाद देखते हैं हम। ठीक है, कि आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। यानी देखते हैं हम कि जैसे टीन उन किस चीज़ का बना होता है, वो भी तो धातु का ही बना होता है ना। तो टीन का आप उदाहरण ले सकते हैं, ऐसे कई चीज़ों का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि हमारा थाली ही हो गया, जिस थाली में आप खाना भोजन करते हैं, वो भी तो पीट कर ही पतली चादरों में बना रहता है। ठीक है, तो बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात्य वर्धता कहते हैं। ठीक है, आघात वर्धता कहते हैं। ठीक है, धातु की वह अवस्था जिसमें धातु को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सके, तो वो अवस्था हमारी कौन सी कहलाएगी, आघात वर्ध्य अवस्था। ठीक है, इसके बाद क्या आप जानते हैं कि सोना, ठीक है, सोना जो होता है, गोल्ड तथा चांदी, ठीक है, सिल्वर, सबसे अधिक आघात्य वर्धता धातुएं हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा सोने की जैसे ज्वेलरी बनती है, कई सारी चीज़ें बनती हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर आप लगभग
एक तोले सोने लेंगे ना तो लगभग उससे 1 किलोमीटर तक की तार बनाई जा सकती है। मतलब इतना वह आघात वर्ध्यता होता है और तन्यता भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सोना और चांदी, ठीक है, ये सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातुएं हैं। ठीक है, सोना और चांदी। ठीक है, अब धातु के, अब यहाँ दिया गया देख लीजिए, धातु के पहले धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि धातु की वह अवस्था जिसमें धातु को खींचकर पतली तारों में परिवर्तित किया जा सके तो वो हमारी कौन सी अवस्था कहलाती है? तन्यता। ठीक है, वो हमारी प्रॉपर्टी तन्यता कहलाती है। ठीक है, तो जैसा कि सोना, जो सोना होता है, ठीक है, सबसे अधिक तन्य धातु है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोना 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोचिए, अगर 1 ग्राम अगर हम सोना ले लें तो 2 किलोमीटर तक की तार हम उससे बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं तो ऐसा तो जितने भी हमारे वायर्स होते हैं इनमें भी इन्हीं का प्रयोग करें, बट ऐसा नहीं, ये जो होता है ना, ये मतलब अधिक मूल्यवान होता है ना, इसलिए इसका तार नहीं बनाया जाता। लेकिन ये बताया जा रहा है यानी कि ये बहुत अधिक तन्य होता है। ठीक है, मेटल में। ठीक है, उसके बाद आघात वर्ध्यता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने, बर्तन बनाने के लिए होता है? ठीक है, तो कई सारी धातुएं हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो तवा होता है वो भी आयरन का बना होता है। जैसे कि हमारा तवा हो गया और हमारी कढ़ाई हो गई, वो भी कॉपर की बनी होती है। कई सारी चीज़ें हमारी जो उपयोग करते हैं धातुओं से बनी होती हैं। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं इन धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करें। तो यहाँ भी एक क्रियाकलाप दिया गया, चलिए कि हम क्रियाकलाप को ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एल्युमिनियम या कॉपर का तार लीजिए। ठीक है, एल्युमिनियम या कॉपर का एक तार लिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, इसको क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड बांध दीजिए। ठीक है, ये हमारा स्टैंड रहा। ठीक है, इसको क्लैंप की मदद से इसको बांध दिया, ये हमारा है धातु का तार। ठीक है, एल्युमिनियम का तार है एक। ठीक है, तो तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए। ठीक है, मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए, पिन रहा हमारा। ठीक है, उसके बाद इस स्प्रिट लैम्प, मोमबत्ती तथा बर्नर से क्लैंप की निकट तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि मतलब देखेंगे हम कि जो मोम रहेगा, ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया। तो उपरोक्त क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि धातु जो होता है ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ऊष्मा आसानी से लाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप गर्म करेंगे धातु को, ठीक है, धातुओं को, तो क्या करेगा, ऊष्मा का चालक करेगा। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह ऊष्मा आसानी से जा सकती है। ठीक है, तथा इनका जो गलनांक होता है, ठीक है, गलने की जो प्रक्रिया होती है बहुत अधिक होता है। ठीक है, सिल्वर मतलब इनको बहुत ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होगी गर्म करने के लिए। ठीक है, इनकी जो गलनांक पॉइंट होगा। ठीक है, उसके बाद सिल्वर तथा कॉपर, जो सिल्वर होता है और कॉपर होता है, ठीक है, चांदी और जो तांबा होता है, ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। ठीक है, आप देखते हैं जो बर्तन होते हैं ज़्यादातर कॉपर के ही होते हैं। ठीक है, कॉपर या सिल्वर के सबसे अच्छे चालक हैं। तो इनकी तुलना में लेड, ठीक है, लेड जो हमारा शीशा जिसे कहते हैं, ठीक है, लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। ठीक है, ये हमारा एक एक्सेप्शन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जो ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, तो इसको आप एक एक्सेप्शन के तौर पर, ठीक है, नोट कर सकते हैं कि मरकरी, ठीक है, तथा लेड जो होती है, मरकरी आप लेंगे। ठीक है, मरकरी जो होती है, ठीक है, और इसे पारा भी हम कह सकते हैं। और लेड जो शीशा होता है, ये ऊष्मा का चालक नहीं करते। ठीक है, ऊष्मा का चालन नहीं करते, मतलब अगर इसमें ऊष्मा पास कराएंगे तो इसमें एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा नहीं पास होगा। ठीक है, मरकरी और लेड आप याद कर लीजिएगा, शीशा। ठीक है, क्या धातुएं विद्युत की भी चालक, अब हमारे मन में आएगा क्या धातुएं विद्युत की भी चालक करती हैं? तो आइए पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमें एक क्रियाकलाप दिया गया, चलिए पढ़ ही लेते हैं। तो चित्र 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट परिपथ तैयार कीजिए। ठीक है, ये हमारा कुछ विद्युत परिपथ तैयार हो गया, जिस धातु की जांच करनी है उसे परिपथ में टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच प्रकार रखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया। क्या बल्ब जलता है, इससे हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये हमारा देख लीजिए आप, यहाँ क्या है कि ये बैटरी है। ठीक है, ये हमारी एक बैटरी है। ठीक है, इसमें हमारा ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, विद्युत है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्लिप है, ये हमारा दूसरा क्लिप है, ये बल्ब है। ठीक है, ये हमारा स्विच रहा। तो यहाँ हमें एक धातु ले ली है। ठीक है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे ना तो आसानी से, जब अगर विद्युत पास हो जाती है तो ये विद्युत का कुछ सुचालक होगा। ठीक है, तो
हमने देखा कि आपने देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीवाइनल क्लोराइड, ठीक है, पीवीसी, पॉलीवाइनल क्लोराइड, आपको पता होगा ऊपर चढ़ी होती है ना, मतलब कलर 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 की। पॉलीवाइनल क्लोराइड जो होती है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है, पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है? तो जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है, क्या, तो इसीलिए देखिए यहाँ पूछा है कि जो पीवीसी ऊपर उसके रबड़ चढ़ाई होती है, इसलिए क्योंकि जो जो पीवीसी होता है, रबड़ जैसी जो चीज़ होती है, प्लास्टिक व्लास्टिक पे विद्युत जो होता है इसका कुचालक होता है, ठीक है, इसलिए उस पर ऐसा किया होता है, ठीक है। पीवीसी या रबड़ की सामग्री चढ़ी होती है इसकी। अब हमारा है अलग अगला टॉपिक है कि गुणधर्म में कि जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है, क्या वह कोई आवाज़ उत्पन्न करती हैं? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहा जाता है, ठीक है। यानी अब हमारा जो ये वाला गुणा है इसमें है कि सोनोरस, जब ऐसी धातुएं, ठीक है, धातुओं का वह गुण जिससे वह किसी वस्तु से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करें तो वो हमारा क्या कहलाता है? सोनोरस या ध्वनिक, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की जो घंटी होती है धातु की क्यों बनी होती है? क्योंकि वो अधिक सोनोरस होती है, ठीक है, घंटी जो होती है वो धातु की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि धातु जो होता है अधिक सोनोरस होता है, ठीक है। अब हमारा जो धातु का है, ये हमारा धातु का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या वो ख़त्म होता है, उस अब हम अधातु को आते हैं, अधातुओं पे, ठीक है, अधातु या नॉन मेटल पे, ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं अधातु। अधातु क्या है कि पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है, ठीक है। धातुओं की तुलना में क्या है कि अधातुओं की संख्या कम है, जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि धातुओं के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि ब्रोमीन। अब देखिए यहाँ क्या है, बोला गया है कि जो धातुओं की उपेक्षा, ठीक है, धातुएं जो हैं उनकी संख्या में कम है, यानी कि भी कम मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि धातुएं कुछ उदाहरण है। मगर जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव्य होती है। क्या है? ब्रोमीन में भी देखिए यहाँ एक एक्सेप्शन है कि जो ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि द्रव्य होती है, ठीक है, मतलब लिक्विड शेप में पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सारी अधातुएं हैं, अधातुएं या तो ठोस हैं या फिर गैस हैं। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? तो आइए पता करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन या कोल या ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट आपको पता होगा पेंसिल का टुकड़ा आप ले सकते हैं, कार्बन कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, ठीक है, या सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्र कीजिए। इन धातुओं से 3.1, 3.4, 3 तक की क्रियाकलाप को दोहराइए तथा अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए, ठीक है। तो धातु एवं अधातु से संबंधित उन प्रेक्षणों को लिखिए, ठीक है। तो जो धातुएं होती हैं, आपको बता दें कि जो धातुएं होती हैं, अधातुएं होती हैं, ये धातुएं के बिल्कुल इनवर्स उल्टा होती हैं, ठीक है। जो धातुएं में गुण पाया जाएगा उसका अपोजिट, यानी कि अधातुओं में वह गुण नहीं पाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम हाइड्रोजन को ही ले लें, ठीक है, हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ ले ले, तत्व के तौर पर चिन्ह ऐसे ले लेते हैं। सतह का प्रकार जो होता है कैसा होता है हाइड्रोजन, वो सतह का प्रकार, उसका कठोरता कैसा होता है, कठोर नहीं होता है, ठीक है, ना ही आघातवर्ध होता है, ठीक है, ना ही तन्य होता है, ना ही विद्युत का चालक करता है, ना ही ध्वनिकता होती है उसमें, ठीक है। अब हम सारणी 3.1 में लिखे प्रेक्षणों के आधार पर हम अपनी कक्षा में धातुओं तथा धातुओं के समान गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही तत्वों का वर्गीकृत नहीं कर सकते, ठीक है, अधातुओं का, ठीक है, क्योंकि इसमें कई अपवाद हैं। उदाहरण के लिए मरकरी, ठीक है। अब यहाँ कुछ अपवाद एक्सेप्शन है, इसको आप अवश्य अवश्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ना आपकी क्वेश्चन जो आपका एग्जाम होगा इसमें अवश्य ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है कि मरकरी को छोड़कर, ठीक है, पारा जो है, ठीक है, जो थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है, तो जो मरकरी है, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं, ये भी एक धातु है, याद रखिएगा, सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है। अब जो हमारी धातुएं होती हैं, ठीक है, उनका गलनांक मेल्टिंग जो पॉइंट होता है, ठीक है,
गलनांक होता है बहुत अधिक होता है, यानी अधिक उनकी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन जो गैलियम और सीजियम है इनको आसानी से कम तापमान में, ठीक है, गलनांक अवस्था में लाया जा सकता है, ठीक है। गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप अब अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगे, गैलियम और सीजियम, ठीक है। गैलियम और सीजियम एक ऐसी धातु है, ठीक है, जो कि अगर आप अपने हाथ पे रखेंगे ना तो भी वो गलनांक अवस्था में पहुंच जाएंगे, ठीक है। गैलियम और सीजियम याद रखिएगा आप। और मरकरी का नाम भी, जो कि धातु होते हुए भी द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, ठीक है। अब आयोडीन, ठीक है, आयोडीन एक अधातु है, ठीक है, तभी इसका जो सरफेस होता है ये क्या होता है, ये चमकीला होता है आयोडीन का, ठीक है। आयोडीन का धातु कैसा होता है, धातु होते हुए भी चमकीला होता है, ठीक है। उसके बाद कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं, ठीक है। मतलब जो कार्बन एक ऐसी चीज़ है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, ठीक है, और इसी को हम अपरूप उसका कहते हैं। जैसे कि हीरा कार्बन का ही एक अपरूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, ठीक है, सुचालक है, ठीक है। ऐसे जो हमारे होती हैं क्षारीय धातुएं जो होती हैं, ठीक है, क्षारीय धातु जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं, ठीक है। लिथियम सोडियम पोटेशियम इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं, तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुएं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो अब उनकी हम केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे, ठीक है। इधर क्या है कि अधिकांश जो वस्तुएं होती हैं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जो धातुएं होती हैं ये अधातुएं और अधातुएं होती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की सतह पर रहकर क्या क्या बनाती हैं, अधात्विक ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड प्रदान करेंगे और जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, ठीक है। अधातुएं जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं और जबकि हमारा जो धातु होता है वो क्षार बनाता है, ठीक है। तथा धातुएं जो होती हैं ये क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं, ठीक है। धातु होगा ये क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करेगा, अधातु जो होगा ये अम्लीय ऑक्साइड प्रदान करेगा, ठीक है। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। तो चलिए हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को पढ़ते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं धातुओं, ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। अब हम धातुओं की, ठीक है, तो हम देखेंगे कि धातुओं की जो होती हैं वो रासायनिक गुणधर्मों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं चलिए। तो जो धातुएं होती हैं, ठीक है, तो जितनी भी धातुएं होती हैं उनके रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, जितनी भी धातुएं होती हैं उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम 3.2.1 से 3.2.4 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए धातुओं के नमूने, ठीक है, मतलब ये कुछ धातुएं हैं, ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, ठीक है, ठीक है, लेड, ऐसे मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम, ठीक है, ये कुछ धातुएं हैं, ठीक है, जिनके हम, ठीक है, तो इसमें बोला है कि, ठीक है, कुछ जो धातुएं हैं, ठीक है, तो ये हमारे कुछ नमूने हो जाएंगे, ठीक है, धातुओं के, ठीक है। ये धातुएं, अब देखते हैं कि जो धातु है, ठीक है, उसको वायु में जलाने अर्थात दहन करने से क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि वायु में, ठीक है, चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ, ठीक है, जैसा कि जब हमने चैप्टर फर्स्ट किया था, ठीक है, तो इसको हम एक बार और चलिए देख लेते हैं। जो हमारा ये क्रियाकलाप था, ठीक है, जिसमें हमने मैग्नीशियम को, ठीक है, देखिए जलाएंगे, ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। सो सॉरी फ्रेंड्स, ये कुछ टेक्निकल इशू के कारण, ठीक है, मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम जब हम इसकी पूरी एक्टिविटी बनाएंगे, ठीक है, पूरी जो एक्टिविटी रहेगी उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम को, ठीक है, ये मैग्नीशियम को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है, ठीक है, सफ़ेद, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न करती है सफ़ेद श्वेत ज्वाला के साथ, ठीक है, जब उसका दहन होता है। तो इसमें पूछा है क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं, आइए निम्न क्रियाकलाप की जांच करते हैं, ठीक है। तो निम्न क्रियाकलाप में शिक्षा का सहयोग आवश्यक है आंखों की सुरक्षा के लिए, छात्र चश्मा ले, ठीक है। तो एकत्र की गई धातुओं को चिमटे से पकड़कर ज्वाला में उसका दहन कीजिए, अन्य धातुओं के साथ भी यह क्रिया दोहराइए, ठीक है। इसमें उत्पन्न पदार्थ को एकत्र कीजिए, उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए बोला है कि किस धातु को का दहन आसानी से होता है, धातुओं का दहन
हो रहा होता है। तो ज्वाला का रंग क्या होता है, ठीक है, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है, ठीक है, लगभग जो सभी धातुएं हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, धातु के साथ धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। धातु जो होती हैं, ठीक है, जब उनको हम वायु के संपर्क में लाते हैं या किसी भी प्रकार से वायु के संपर्क में वे आती हैं, तो वे क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, या ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके, ठीक है, मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ऐसे मैग्नीशियम को भी हमने देखा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। जो कि जब उसका हमने देखा, जब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब राख मिली तो किस कलर की थी, सफ़ेद कलर की थी, ठीक है। उसके रंग में भी परिवर्तन हुआ, ठीक है। जैसे इस तरह हम कॉपर का एग्जांपल ले सकते हैं। कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम उसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है, जो कि काले कलर का होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम उदाहरण ले सकते हैं एल्युमिनियम का, ठीक है। एल्युमिनियम को ऑक्साइड प्रदान करते हैं, जब एल्युमिनियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि कॉपर ऑक्साइड जो होता है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अपक्रिया करता है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड होता है, ठीक है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अपक्रिया करता है, तो हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रक्रिया जो होती है, जो धातु ऑक्साइड जो होती है उसकी प्रकृति, ठीक है, प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, ठीक है। जो धातु ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जो हमारी अधातुई ऑक्साइड होती हैं किस प्रकृति होती हैं, अम्लीय प्रकृति है, ठीक है। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जो कुछ धातु ऑक्साइड हैं, ये अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों दोनों ठीक है, दोनों से अपक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, वह उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ उभयधर्मी का परिभाषा लिख सकते हैं या उसको आप नोट कर सकते हैं कि ऐसे धातु है जो ऑक्साइड, ठीक है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल, ठीक है, एसिड और बेस दोनों के साथ, ठीक है, अम्ल व क्षारक दोनों से अपक्रिया करके लवण, ठीक है, क्या बनाएगा, साल्ट और जल प्रदान करेगा, तो हमारा को क्या कहलाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। अम्ल एवं क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अपक्रिया करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इसमें हमने HCl से इसकी अपक्रिया कराई तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि एक साल्ट है, ठीक है, लवण है, और H2O बनाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा है एल्युमिनियम ऑक्साइड, अगर इसमें इसका अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम एल्युमिनेट, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, यह उभयधर्मी का एक उदाहरण है, ठीक है, और हमारा H2O बनाएगा, ठीक है। तो जितनी भी हमारी अधिकांश धातु ऑक्साइड होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है, अघुलनशील हैं जितने भी धातु ऑक्साइड हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड H2O में मिलकर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे पोटेशियम ऑक्साइड H2O में मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। तो क्रियाकलाप में हमने देखा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अपक्रिया नहीं करती हैं। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अपक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। मगर जो पोटेशियम हो गया तथा सोडियम जैसे कुछ धातुएं इतनी तेज़ी से अपक्रिया करती हैं कि इन्हें खुले में रखने पर यह आग पकड़ लेती हैं, ठीक है। ये बहुत तेज़ी से अपक्रिया करती हैं, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी गैस ऑप्शन है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए इन्हें कैरोसिन, मिट्टी का तेल जो होता है, में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह की ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है, ठीक है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती हैं। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं, ठीक है, जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं तब वह तेज़ी से जलने लगता है, ठीक है, यानी उनका चूर्ण आसानी से धातु जो होता है वो जलने लगता है, ठीक है। मगर कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते, ठीक है। देखिए यहाँ एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जो सिल्वर है, ठीक है, चांदी है या गोल्ड है, सोना है, ठीक है,
ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारा सिल्वर यानी कि चांदी होता है या सोना होता है, ठीक है, कभी भी उस पे जो हमारा होता है कभी भी वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करता, उस पर जंग कभी भी नहीं लगता, ठीक है, किसी भी प्रकार की वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ये हमारा एक काफ़ी अच्छा चीज़ है, इसको आपको जानना चाहिए, तो चलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एनोडीकरण, ठीक है, एनोडीकरण या एनोडाइजिंग, ठीक है। तो एल्युमिनियम तथा मोटी ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है, ठीक है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है, ठीक है। मतलब ऊपर की परत तो भले ही वो मतलब हो जाती है ऑक्साइड, ठीक है, बट उसके अंदर की जो परत होती है, मतलब अंदर की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, एल्युमिनियम जो होता है अंदर का भाग, ठीक है, उसको संक्षारण होने से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अपक्रिया करके ऑक्साइड की मोटी परत बनाती हैं। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंगकर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो आपने कई सारी चीज़ें होंगी जिनमें एनोडीकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उस पर उसका उसी का लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी एक क्रियाकलाप के बारे में जिक्र किया गया है। ये क्रियाकलाप 3.9 के करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूने में सोडियम सबसे अधिक अपक्रियाशील है, मैग्नीशियम धीमी अपक्रिया करता है और यह सोडियम की उपेक्षा कम अपक्रियाशील है। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन तथा कॉपर, लेड की अपक्रियाशीलता का पता नहीं चलता। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर इन धातुओं की अपक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो धातुएं जब जल के साथ अपक्रिया करती हैं तो क्या होता है, तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमें क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप को हम आपको पहले ही बता दें कि इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसकी एक पूरी वीडियो बनाएंगे एक्टिविटी की, ठीक है। तो चलिए हम इसमें खाली पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो सावधानी में इसमें क्या करना है कि क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है, ठीक है। क्रियाकलाप की 3.9 की तरह धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के छोटे टुकड़े को अलग डालिए, ठीक है। कौन सी धातु ठंडे जल से अपक्रिया करती है या ठंडे पानी के साथ अपक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या धातुएं जल में आग उत्पन्न करती हैं, थोड़ी देर बाद क्या धातुएं जल में तैरने लगती हैं। जो धातुएं ठंडे जल के साथ अपक्रिया करती हैं उन्हें ऐसे भी बीकर में डालिए जो गर्म जल से आधे भरे हों, ठीक है। जो धातुएं गर्म जल के साथ अपक्रिया करती हैं उन्हें ऊपर व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। कौन सी धातुएं भाप के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, जल के साथ अपक्रिया के आधार पर धातुएं क्या अवरोही में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इसमें ऐसा बताया गया, ठीक है, धातु पर भाप की अपक्रिया यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है जब जल के साथ अपक्रिया करके धातु क्या बनाती है, जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती है, धातु जो होती है जल के साथ अपक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं, ठीक है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, ठीक है, जल में घुलनशील होते हैं धातु ऑक्साइड, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती हैं। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। तो जितनी भी हमारी धातुएं होती हैं लगभग, ठीक है, वो क्या करती हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, धातु रहेगा जल रहेगा, ठीक है, दोनों अपक्रिया करके क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ये हमने पिछले भी चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। धातु ऑक्साइड प्लस जल क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब धातु है उसको जल जल में डालेंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब फिर जो धातु ऑक्साइड है उसको फिर जल में डाल देंगे, मतलब कुछ देर और छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, वो जल जो होगा ये धातु ऑक्साइड होगा वो जल के साथ अपक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम तथा सोडियम जैसे धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अपक्रिया करती हैं, ठीक है। पोटेशियम और सोडियम, ठीक है, सोडियम तथा पोटेशियम की अपक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है, ठीक है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाता है, ठीक है। इसी कारण ये क्या करती हैं, बहुत तेज अपक्रिया करती हैं, ठीक है। जैसे कि पोटेशियम है, ठीक है, इसको आप जब जल में डालेंगे या H2O से अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्लस में उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न कर देगा। जैसे सोडियम है H2 में डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 और हमारा उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करेगा, ठीक है। और जल के साथ जो है ये कैल्शियम की अपक्रिया थोड़ी धीमी होती है, यह उत्सर्जित उष्मा हाइड्रोजन तथा प्रज्वलित होने के लिए
ठीक है। तो जो कैल्शियम होता है, ठीक है, ये ठीक है, जो कैल्शियम होता है ये थोड़ी धीमी अभिक्रिया करता है, ठीक है, हाइड्रो पोटेशियम और सोडियम की, ठीक है, तुलना में ये काफ़ी धीरे अभिक्रिया करता है। लेकिन यहाँ भी उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के साथ प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम H2 में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस उत्पन्न तो होगा, बट वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो होगा ये प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में, ठीक है, अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, ठीक है। अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है मैग्नीशियम शीत जल के साथ, ठीक है। मैग्नीशियम के बारे में बताया गया है। जो मैग्नीशियम है ये शीतल यानी ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है, ठीक है, परंतु गर्म जल के साथ अपक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो अभी हमने किसके किसके बारे में, किसी अपक्रियाओं के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने पोटेशियम और सोडियम के बारे में पढ़ा, कैल्शियम कैसे प्रक्रिया करता है H2O के साथ, ये पढ़ा। और फिर हमने मैग्नीशियम पढ़ा कि वो ठंडे जल के साथ प्रक्रिया करता है, ठीक है। ऐसे ही ठीक है। तो हमने देखा कि एल्युमिनियम जो होते हैं, एल्युमिनियम तथा आयरन, ये जिंक जैसी धातुएं हैं न, ये ना तो शीतल जल के साथ अक्रिया करती हैं और न ही गर्म जल के साथ अक्रिया करती हैं, ठीक है। ये लेकिन भाप के साथ अक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, ठीक है। ये ऐसी धातुएं हैं जो भाप के साथ अक्रिया करती हैं, ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम, ठीक है, ये H2 यानी गैसीय अवस्था में है, ठीक है। इसको जब क्रिया कराएंगे तो Al2O3 बनेगा, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ऐसे फेरस फेरस H2O गैसीय अवस्था में फेरस ऑक्साइड प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा, ठीक है। अब लीड, ठीक है, जो सीसा होता है या कॉपर होता है, सिल्वर तथा गोल्ड धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है। तो जैसे कि इसमें किसी चीज़ का उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि लीड, ठीक है, लेड हो गया, शीशा जो हो गया, ठीक है, कॉपर तांबा हो गया, ठीक है, सिल्वर चांदी हो गया, सोना हो गया, ठीक है। ये सब जो धातुएं हैं ये जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया करती ही नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें है कि क्या होता है जब धातुएं ठीक है क्या करती हैं, ये अम्लों के साथ अपक्रिया करती हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था जो जब धातु जो होती है अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया। तो आपने पहले पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं, ठीक है। धातु तनु अम्ल, ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है, क्या बनाएंगे, लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे, ठीक है। ऐसे ही लेकिन क्या सभी धातुएं इस प्रकार अपक्रिया करती हैं, यह पता करते हैं, ठीक है। इसमें भी हमें एक क्रियाकलाप दिया गया है, ठीक है, जैसे कि दिया गया है सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए, ठीक है। यदि नमूने में मलिन है तो रेगमाल, यानी मलिन मतलब उस पर अगर जंग लगा हुआ है, ठीक है, गंदा है, तो रेगमाल से कपड़े से रगड़ कर उन्हें साफ कर लीजिए। सावधानी इसमें बरतनी है कि सोडियम तथा पोटेशियम को नहीं लीजिए, क्योंकि ये वे जो है ये ठंडे जल के साथ भी तेज़ी से अपक्रिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद नमूनों को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त प्रखनलियों में डालिए। थर्मामीटर को प्रखनली में इस प्रकार लटका दें कि उसका बल्ब अम्ल के साथ डूब जाए। बुलबुले बनने की दर को सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। कौन सी धातु तनि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अपक्रिया करती है। आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया, ठीक है। ऐसे हम मतलब इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा क्रियाकलाप को जब करेंगे, ठीक है, करने के बाद कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, ये मैग्नीशियम एल्युमिनियम तथा जिंक तथा आयरन की अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। इसमें से समीकरण लिखना है। जब धातुएं जो होती हैं ये नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है, के साथ अपक्रिया करती हैं तब यह हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती हैं, ठीक है। अब यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जो HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है, वो जो है ये धातु से अपक्रिया करती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अभी हम आगे देखेंगे, क्योंकि HNO3 जो है ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, मिलकर H2O पानी बना लेता है, ठीक है, वाटर बना लेता है, ठीक है। क्या होता है, जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस होते हैं ये ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O यानी
नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, या तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज, ठीक है, अब ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज के अतिरिक्त ये किसी से अपक्रिया नहीं करता, अति SnO3 के साथ अपक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करता है, और किसी धातु के साथ अपक्रिया करके लवण या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी, ठीक है। इस स्थिति में अपक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी होती है। अपक्रियाशीलता से क्रम इस प्रकार क्रम में घटती हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, ठीक है। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं, न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। तो यहाँ आप हमें एक चीज़ दिया गया है, ठीक है, इसमें बताया गया है कि क्या आप जानते हैं, ठीक है। तो एक्वारेजिया, ठीक है, एक्वारेजिया क्या होता है? रॉयल जल का लेटिन शब्द, ठीक है। रॉयल, जो रॉयल में जल पाया जाता है, एक्वारेजिया उसका लेटिन शब्द है, ठीक है। 3/1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, ठीक है। बताइए, गोल्ड को गला सकता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, ये गोल्ड तक को गला सकता है। जबकि जो दोनों में से किसी अम्ल अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। एक्वारेजिया भयकता द्रव्य होने के साथ प्रबल संचारक है। यह उन अभिक्रमकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा उसके बाद है हमारा कि जो धातुएं होती हैं, अन्य धातुएं होती हैं, ये लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अपक्रिया करती हैं, ठीक है। अब लवणीय विलयन हम देखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कॉपर का एक स्वच्छ तार एवं आयरन की एक कील लीजिए। तो कॉपर के तार को परखनली में रखें आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरी परखनली में रख के कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिए। 20 मिनट के बाद अपने प्रचुरों को रिकॉर्ड कीजिए। आपको किस प्रखनली में कोई अपक्रिया मतलब कई अपक्रिया हुई, इसका पता चलता है कि इस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अपक्रिया हुई है। क्या आप अपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप से संबंधित स्थापित कर सकते हैं? इस अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए किस प्रकार की अपक्रिया है, ठीक है, इसमें बोला गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जब हम क्या करते हैं